नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, मार्केट की जिस तरह से हमने स्थिति देखी है कि 25,000 को तोड़ने में मार्केट बार बार परेशान हो रहा था, और जब तोड़ा तो कन्विंसिंगली तोड़ा, तो मार्केट अब 26,000 की बातें हो रही हैं, ऑल टाइम हाईज की बातें हो रही हैं। क्या ये सही में सही बातें हैं कि ऑल टाइम हाईज की तरफ हम बढ़ रहे हैं? और बढ़ रहे हैं तो क्या चार्ट बोल रहे हैं, क्या डेटा बोल रहा है? इन सभी मुद्दों पर बात होगी। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ रोहित श्रीवास्तव सर जुड़े हैं, फाउंडर हैं इंडिया चार्ट से। रोहित सर, हाय, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत ही शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए विवेक। रोहित सर, ये बताइए, ये जिस तरह का डेटा अचानक से चेंज हुआ आफ्टर दिस जियोपॉलिटिकल रिस्क जो कि ईज हुआ बिटवीन ईरान एंड इजराइल, और अमेरिका भी उसके बीच में आ गया था। अब ये डेटा क्या बोल रहा है सर? कहाँ जाएंगे हम? 26,000 पर रुकेंगे या यहाँ से ही रिवर्स कर जाएंगे 25,500 25,600 की रेंज से, या हम अब 26,277 जो हमारा पुराना हाई है हम उसको तोड़ने के लिए तैयार हैं अब? तो इसमें कई चीजें जानना जरूरी है क्योंकि कुछ शॉर्ट टर्म एंगल्स हैं, कुछ लॉन्ग टर्म एंगल्स हैं। बट एक चीज मैं मान के चल रहा हूँ कि जो अप्रैल 7 को बॉटम बना था ट्रम्प के टैरिफ्स के अनाउंसमेंट पे, वो एक फाइनल बॉटम बन गया इस साल के लिए। ओके। पिछले साल सितंबर से अप्रैल तक जो हमने करेक्शन देखा वो पूरा हो चुका है। अब वहां से हम लोग एक 18 महीने के दौर में हैं जो कि तेजी का बना रहेगा। और ये 18 महीने का दौर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे जितने दौर रहे हैं 2020 से कोविड के बाद, वो 18-18 महीने के रहे हैं। सबसे पहले अक्टूबर 2021 तक, और दोबारा मार्च 2023 से लेके सितंबर 2024 तक। अब फिर से हम लोग अगर यहाँ अप्रैल 2025 से पकड़े तो करीब अ, मैं कह सकता हूँ 2027 अक्टूबर तक ये तेजी बरकरार रहनी चाहिए। सो दिस इज लाइक 1.5 ईयर की हम लोग करीब समय इसमें ऐड कर लेते हैं तो वहां तक पहुंच जाएंगे। 2026, सॉरी नॉट 27, 2026 सितंबर अक्टूबर तक पहुंच जाना चाहिए। तो ये इंटरेस्टिंग ओवरऑल फेज है जिसमें कि बीच बीच में करेक्शंस जरूर आएंगे, बट ओवरऑल हम लोग हायर हाईज हायर लोज बनाते जाएंगे। और यही चीज हमने इस बार भी देखी कि एक बार यहाँ से जब रिकवरी शुरू हुआ है, जितने भी नेगेटिव न्यूज फ्लोज आए वॉर को रिलेटेड, या तो इंडिया पाकिस्तान है या फिर इसराइल और ईरान का है, ये दोनों को लेके बाजार बहुत ज्यादा हिला नहीं। थोड़ा बहुत करेक्शन हमने देखा और फिर वहां से वापस ऊपर की तरफ निकल गया है। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन कि बाजार जो है ज्यादा गिरना नहीं चाहता है। इस बीच में जो सपोर्ट हमने देखा, स्पेशली जो डेरिवेटिव्स के डेटा में हम लोग देखते हैं कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, जो भारतीय इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में जबरदस्त ऑल टाइम हाई लॉन्ग पोजीशंस बनाए हुए थे। अप्रैल में भी बनाए थे और फिर जो थोड़ा बहुत काटा था उन्होंने दोबारा इस महीने की शुरुआत में बना के रखे थे। मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हमारे बाजार के लिए बहुत ही स्ट्रांग था। ऑल्दो उनके कैश लेवल्स ज्यादा रहे हों, इन्होंने कैश में तो खैर डेली थोड़ा बहुत बाइंग कर ही रहे, बट वो एक ब्रॉड लेवल पे जब इंडेक्स पे उन्होंने उतना सपोर्ट दिखाया नियर रिकॉर्ड लेवल्स, इट्स अ साइन कि उनका कॉन्फिडेंस इंडियन मार्केट पे काफी पॉजिटिव था। और अब जब नेगेटिव न्यूज़ फ्लो खत्म हो गई है तो हम लोग मैक्रो की बातें कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट साइकिल टर्न हो चुका है, लिक्विडिटी बाजार में बढ़ रही है, और इवेंचुअली वो कहीं ना कहीं जाके इकोनॉमिक ग्रोथ और अर्निंग इम्पैक्ट करेगी। तो आई थिंक दैट इज द थीम दैट विल ड्राइव द मार्केट अहेड फ्रॉम हियर। तो नया हाई बनेगा कि नहीं, जवाब इसका है कि इवेंचुअली तो नया हाई बनना ही है। किस तेजी से बनेगा, खैर कुछ हद तक हम लोग स्पीड देख रहे हैं, बट धीरे धीरे मुझे लग रहा है इस बार जो स्पीड है पिछले जो हमने कुछ महीनों में देखा उससे थोड़ा हल्का होके कंटिन्यूड अपवर्ड ट्रेंड एक बना रहेगा। और रोटेशन के लिए भी तैयार रहे क्योंकि रोटेशन हैज बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एंटायर थीम जो हमने हमने पिछले 3-4 साल में देखा है कि हर महीने 2 महीने सेक्टर परफॉर्मेंस रोटेट होती है। उसके लिए भी कहीं ना कहीं तैयार रहे, बट ओवरऑल ये बाजार जो है ऊपर की तरफ ही निकलने वाला है। ज्यादा करेक्शन की उम्मीद अब ना करें। कहीं ना कहीं ट्रेडर्स ये सोचने लगते हैं कि अब गिरेगा अब गिरेगा, बट अगर गिरना था तो गिर चुका होता। और शॉर्ट करेक्शन जो इसने दिखाया, बहुत ही छोटा करेक्शन, इसका भी मतलब है कि स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि करेक्शन की ज्यादा उम्मीद करना भी गलत हो जाएगा इस बाजार में। बिल्कुल। तो करेक्शन की बड़ी उम्मीद करना मार्केट में गलत हो जाएगा, और जो लोग अब फोमो वाली फीलिंग में जी रहे हैं
उनको अगर कभी कोई मौका मिल जाए गलती से छोटा मोटा, तो उसको बड़ा मौका समझ के ले लें, क्योंकि अब मार्केट रोहित सर को लगता है कि यहाँ से चलने के लिए ही तैयार है, गिरने के लिए बहुत ज़्यादा रूम है नहीं। तो आप अगर ये सोच रहे कि चीज़ें ज़्यादा सस्ती मिल जाएंगी, वो अब ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन रोहित सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज अभी भी बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं, वो है पोर्टफोलियो वाले कि बहुत सारे शेयर नहीं चले हैं। ब्रॉड बेस मार्केट ही अभी भी नहीं चला है। चला है सारी चीज़ें जो सितंबर हाइज लगने के बाद फरवरी मार्च में जो पोर्टफोलियोज लोगों के 40% डाउन आ गए थे, वो आज भी 20% या 10% डाउन अभी भी हैं, जबकि हम ऑल टाइम हाइज से अभी भी हम हार्डली अब 2-3% ही दूर रह गए। तो हम ऐसे में मिड कैप, स्मॉल कैप और जो बाकी ब्रॉड बेस मार्केट को किस तरह से देखें कि अब जो अभी तक जो इंडेक्स के लीडर से, फॉर एग्जांपल रिलायंस हो गया या एचडीएफसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने और एक दो प्राइवेट बैंक्स ने मिलकर पूरा बैंक निफ्टी खींच दिया, जबकि अभी भी पीएसयू बैंक्स उतना तेज़ी से आगे नहीं आए हैं। फॉर एग्जांपल पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, उनका पार्टिसिपेशन उतना नहीं है। इसी तरह से अगर हम देखें निफ्टी आईटी, जो कि अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी 20-25% नीचे है, तो आईटी ने निफ्टी को सपोर्ट नहीं दिया। तो केवल कुछ ही शेयर हैं जिन्होंने कि निफ्टी को या बैंक निफ्टी को सपोर्ट दिया और मार्केट खिंच गया। अब ये ब्रॉड बेस रैली का समय आएगा और मिड कैप स्मॉल कैप की रैली का समय आएगा, या ये अभी भी कुछ ही शेयरों तक सीमित रहेगी? नहीं, ब्रॉड बेस्ड मेरे हिसाब से इवेंचुअली हो जाएगा। ये चीज़ आपको अभी इसलिए नहीं समझ में आ रही है क्योंकि रोटेशन जो अभी भी काफ़ी हद तक जारी है, और कुछ स्टॉक्स को हम लोग जब देखते हैं वो ऊपर आने के बाद वापस नीचे चले गए, कुछ स्टॉक्स हैं जो कि और ऊपर निकल गए। तो इस रोटेशन में ऐसा लगने लगता है कि मेरे जो शेयर हैं वो नहीं चल रहे हैं। बट इवेंचुअली अगर हम लोग इवन इफ वी गो बैक टू जनवरी, जनवरी से मार्च तक बाजार नीचे था, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ने आउट परफॉर्म किया। अब हम लोग अगर अभी जाके बोलेंगे कि पीएसयू बैंक्स नहीं चल रहे हैं और पिछले क्वार्टर का परफॉर्मेंस इग्नोर कर देंगे, तो ऐसा लगेगा कि अरे पीएसयू बैंक्स डाउन है। बट वो भी सही बात नहीं है कि पीएसयू बैंक्स एक्चुअली पिछले क्वार्टर में बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर में आ रहे थे। अब पिछले 10-15 दिन की अगर बात करें तो यस, कुछ सेक्टर्स हैं जिन्होंने लीड किया है इस मूव को। चुनिंदा मैं बोलूंगा स्मॉल कैप इंडेक्स इनफैक्ट हैज बीन वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग इंडाइसेस। बट टॉप सेक्टर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। मैं 13 जून के बाद की बात कर रहा हूँ, जहाँ से ये मूव शायद 24,500 के आसपास से शुरू हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्पशन, कमोडिटीज, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये टॉप सेक्टर्स है, फॉलोड बाय बैंक्स। तो ये सेक्टर्स ने अभी परफॉर्म किया है। हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ, बट ऑटो का क्या होगा, पीएसयू स्टॉक्स जो इन जनरल हैं वो अभी भी थोड़े दबे हुए हैं, उनका क्या होगा। मेरा सेंस है कि बुल मार्केट में जो जितने सेक्टर्स पहले भी चले थे वो इवेंचुअली चलते ही हैं, पार्टिसिपेट करते ही हैं, सिर्फ सबका समय अलग अलग होता है। पीएसयू स्टॉक्स यूजुअली लैग ही करें। अगर हम लोग 2020 के बॉटम से भी देखें तो एक्चुअली पीएसयू स्टॉक्स की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2020 से। ऑलमोस्ट 6 महीने लग गए थे उनको पार्टिसिपेशन की शुरुआत दिखाने में, और बड़ा मूव उनका तो पिछले साल 2023-24 के बीच में ही आया। तो तब तक ऐसा लगता था कि पीएसयू स्टॉक चल जरूर रहे हैं बट मजा नहीं आ रहा है। तो ये फीलिंग अभी भी शायद लोगों को आती रहे कुछ समय तक। पीएसयू स्टॉक्स के फेजेस आते हैं। बट गोइंग बैक टू द मेन पॉइंट, मिड एंड स्मॉल कैप्स जो कि आउट परफॉर्मेंस के आउट परफॉर्मेंस कर रहे थे पिछले साल, उन्होंने पोर्टफोलियोज काफ़ी हद तक संभाले थे, वो शायद वापस परफॉर्म ज़रूर करेंगे। ये चीज़ हम लोग अर्निंग साइकिल में भी देख सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर की जो अर्निंग्स ग्रोथ है, मिड कैप्स ने ऑलमोस्ट 27-28% अर्निंग्स ग्रोथ दिखाया, लार्ज कैप्स ने 8-9% अर्निंग्स ग्रोथ दिखाया। तो क्लियरली जो परफॉर्मेंस है वो उस तरफ है, तो उनके वैल्यूएशन जो ज़्यादा थे वो भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो जाते हैं। सिर्फ थोड़ा बहुत सेग्रीगेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे भी मिड कैप्स हैं जहाँ पे वैल्यूएशन बाजार के साथ साथ बढ़ गए। जैसे कहते हैं कि एक चलती हुई नदी जो है वो सबको उठा लेती है, तो सबको उठा तो दिया है, बट ज़रूरी नहीं है कि सब में ग्रोथ है। तो ये सेग्रीगेशन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को करना पड़ेगा कि जो कंपनियां हम ले रहे हैं मिड एंड स्मॉल कैप में, वो ग्रोथ भी दिखा रही हैं कि नहीं, और जहां जहां ग्रोथ है उसके वैल्यूएशन भी ज़्यादा रहेंगे और वो परफॉर्मेंस भी ज़्यादा देंगे। तो दे हैव टू स्टिल बी अ गुड पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। अगर आपको मार्केट को बीटिंग परफॉर्मेंस देना है तो आपको मिड एंड स्मॉल कैप्स में एलोकेशन करना ही पड़ेगा। सो दैट्स नॉट गोइंग टू गो अवे।
और स्मॉल कैप्स ने कहीं ना कहीं पिछले महीने आउट परफॉर्म भी किया था। तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं किया है, सिर्फ लोगों को ये शायद लग रहा हो कि मेरे स्टॉक नहीं चले। तो दैट विल इवेंचुअली हैपन। जस्ट मेक श्योर कि जो आपके पास स्टॉक है उनके जो नंबर्स है वो सही सही चल रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल। तो ये शेयर स्पेसिफिक या मिड कैप स्मॉल कैप स्पेसिफिक मार्केट जो अभी तक नहीं रहा था, उसमें काफ़ी हद तक अब पार्टिसिपेशन थोड़ा सा ब्रॉडर हो सकता है। इस तरह का सर का इंडिकेशन भी है और इस तरह की बात है। लेकिन सर एक चीज़, आप चूँकि ग्लोबल मार्केट्स को बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं, आई हैव सीन योर ट्वीट्स कि नैस्डैक और यूएस बॉन्ड यील्ड्स, चाइनीज़ इंडेक्स, सर नैस्डैक अपने ऑल टाइम हाइस पर ऑलमोस्ट चल रहा है। S&P 500 भी ज़्यादा दूर नहीं है, डाउ भी ज़्यादा दूर अब नहीं बचा है। चाइनीज़ मार्केट और यूएस मार्केट, अगर हम इन दोनों में देखें तो अभी आपको क्या लग रहा है कि कौन लीड करने वाला है? क्योंकि यूएस ऑलरेडी लीड कर चुका है अभी तक तो, लेकिन यहाँ से अब कौन लीड करने वाला है? अगर यूएस चाइना की ट्रेड डील होती है तो क्या चाइनीज़ मार्केट चलेगा या यूएस भी अपनी चाल चलेगा, और उससे ग्लोबल सेंटीमेंट और मतलब जो डेटा पॉइंट्स है वो कितने बदलने वाले हैं? तो सी ऐसा तो नहीं हो सकता है कि यूएस का बाजार पूरी तरह ही लुढ़क जाएगा और बाकी बाजार चलेंगे। होगा क्या कि दूसरे बाजार जो हैं नॉन यूएस मार्केट्स, वो यूएस के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा करेंगे। सो देयर विल बी एन आउट परफॉर्मेंस ऑफ नॉन यूएस मार्केट्स। ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड से भी पता चलती है कि डॉलर इंडेक्स जो है उसने इनफैक्ट इस हफ्ते अपने पूरे वीकली लेवल्स तोड़े हैं। अपने करेंसी में भी यही देखा जा रहा है, यूएसडी आईएनआर ने काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाया। तो जब डॉलर गिर रहा है, ये सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन है कि यूएस एसेट्स रिलेटिव टू अदर एसेट्स अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये चीज़ यूरोप और यूएस के बीच में भी काफ़ी स्ट्रांगली दिखी है। पिछले 6 महीनों में यूरोप हैज़ आउट परफॉर्म यूएस इंडाइसेस। चाइना के जो इंडाइसेस हैं वो पूरी तरह इसको रिफ्लेक्ट नहीं करते क्योंकि चाइनीज़ मार्केट बहुत ही अलग है। बट मुझे लगता है कि चाइनीज़ मार्केट में भी बॉटम हो चुका है। इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग अगर करेंगे तो चाइना कैन आउट परफॉर्म यूएस। मुझे ये नहीं पता कि चाइना का अगर शंघाई इंडेक्स लेंगे तो वो यूएस इंडाइसेस से ज़्यादा परफॉर्म करेगा कि नहीं, बट चाइनीज़ मार्केट इज़ गोइंग टू डू वेल। आई थिंक उसमें भी जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो काफ़ी हद तक पीछे हो चुका है। और चाइना भी अपने बाजार को सपोर्ट कर रहा है लिक्विडिटी के साथ। तो लिक्विडिटी क्रिएशन जो बेसिक थियोरी रहता है हमारे पीछे, लिक्विडिटी क्रिएशन और फिस्कल सपोर्ट, ये दोनों चीज़ें यूएस ने अपने देश से बाहर एक्सपोर्ट कर दी हैं, आप समझिए। इसका मतलब है कि पहले यूएस खर्चा करता था और हम लोग उसका लाभ उठाते थे। अब यूएस कह रहा है कि सुनिए यूरोप, आप थोड़ा खर्चा खुद भी करिए, डिफेंस पे हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। इंडिया भी थोड़ा खर्चा अपना खुद गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रहा है, चाइना भी खुद कर रहा है। सब लोग अपने इंटरेस्ट रेट के दर काट रहे हैं, यूएस ने अभी तक काटे नहीं है। तो उन्होंने जो ये पूरा भार है लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का, ये दूसरे देशों तक पहुंचा दिया है क्योंकि उनके खुद के फिस्कल इश्यूज हैं, उनको खुद अपना बजट टाइट करना है, उनको अपना इनकम एक्सपेंस रेशियो कम करना है। और इस तरह ये मार्केट्स आगे बढ़ेंगे कि जो मार्केट्स सब स्टिम्युलेट कर रहे हैं वो यूएस को आउट परफॉर्म करेंगे। ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी द थीम। इसका मतलब ये नहीं कि यूएस बाजार घट जाएगा, इसका सिर्फ ये मतलब है कि यूएस का बाजार शायद धीरे धीरे चले, रुक रुक के चले, बट दूसरे बाजार जो हैं वो परफॉर्म ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो यूएस मार्केट भले ही थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा लैग करे, लेकिन परफॉर्म वो भी करेगा, बाकी बाजार चल सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छी बात है। सर एक चीज़ जो कि इंडिया के फेवर में जा रही है वो है क्रूड ऑयल। मैं जानता हूं कि आप क्रूड ऑयल को भी बहुत अच्छे से चार्ट पर रीड करते हैं। क्रूड ऑयल में किस तरह का पैटर्न बन रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, जब से एक श्योरिटी फंडामेंटल एनालिस्ट को तो हो गई है कि वो $80 के पास पार वो भी कंफर्टेबल नहीं है। और कभी वो बोलते हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, कभी उस जो ईरान इजराइल की टेंशन चल रही थी उस बीच में भी वो अपने ट्वीट्स वगैरह डाल रहे थे कि भाई बाकी देश क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी बढ़ाएं, सप्लाई बढ़ाएं, इस तरह की बातें हो रही थी। वो अपने अमेरिकन प्रोड्यूसर्स को भी बोल रहे हैं कि भाई प्रोडक्शन बढ़ाओ। तो ये स्थिति कितनी फेवरेबल है क्रूड ऑयल के जो कंज्यूमर देश हैं, इंडिया जैसे देश, और दूसरा कि क्रूड ऑयल का पैटर्न कैसा दिख रहा है सर आपको?
नहीं, तो आपने सही बोला कि जब से उन्होंने प्रेसिडेंसी लड़ना शुरू करी तब से वो कह रहे हैं कि तेल का भाव मुझे कम रखना है, ड्रिल करना है, और आते ही उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया है। अ, और ये ईरान इसराइल का भी अगर हम लोग थोड़ा डीप जाएं तो कहीं ना कहीं कई सैंक्शंस लगाए गए थे। ईरान का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो दुनिया में नहीं आ रहा था। और आप सोचिए कि अगर किसी समय पे अगले अगले 6 महीनों में कहीं ना कहीं ट्रूस हो जाता है और फिर कुछ सैंक्शंस हटके ईरानियन ऑयल जो है वो ग्लोबल बाजार में आता है, तो ऑटोमेटिकली ऑयल सप्लाई जो है वो दुनिया में बढ़ जाएगा। अब ये सब क्यों किया जा रहा है? एंड रिजल्ट यही है कि सबसे बड़ा इन्फ्लेशन का जो कंपोनेंट है वो तेल का भाव कहीं ना कहीं हो जाता है। और तेल के भाव को अगर हम कम रखेंगे तो ऐसा माना जाता है कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और अगर इन्फ्लेशन कम बढ़ेगा तो हम इंटरेस्ट रेट्स के दर कम कर सकते हैं, और फिर उस बेसिस पे जो ग्रोथ मोमेंटम है इकोनॉमी में वो वापस बरकरार रहेगी। और स्पेसिफिकली यूएस के लिए जिनके जिनको अगले 6-12 महीने में काफ़ी अपना जो खुद का सॉवरेन डेट है, जो खुद की उनकी बोरोइंग्स है गवर्नमेंट की, उनको वो रोल ओवर करना है। काफ़ी लार्ज अमाउंट रोल ओवर है, कई ट्रिलियन डॉलर्स में। तो इंटरेस्ट रेट्स कम करना इज पार्ट ऑफ द होल डील, कि अगर वो रेट्स कम कर सकेंगे तो उनका बोरोइंग कॉस्ट भी कम होगा। इसलिए आप हर दिन सुनते हैं कि वो हर बार श्री जेरेमी पावल को बोलते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट्स के दर आपको कम करने हैं। और वो नहीं भी होगा तो करंट टॉक्स आर कि वो कहीं ना कहीं एक ऐसे गवर्नर को ले आएंगे जो जिनकी पॉलिसी डविश रहेगी आगे जाके, और मार्केट इस चीज़ को आगे ही समय से डिस्काउंट करेगा। सो इन शॉर्ट, लो ऑयल प्राइसेस इक्वल टू ग्रेटर लिक्विडिटी फॉर द वर्ल्ड इनडायरेक्टली। और वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। अब हम लोग जब कमोडिटीज की बात करते हैं तो और कमोडिटी साइकिल और मेटल्स पे मैं कहता हूँ कि तेजी है। ऑयल इज प्रोबेबली द ऑड वन आउट दिस टाइम, क्योंकि पॉलिसी स्टांस ऐसा है कि तेल का भाव बढ़ने नहीं दे रहा है। और दूसरे कमोडिटीज जो हैं वो काफ़ी हद तक स्टेबल हैं। इनफैक्ट गोल्ड सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया है, कॉपर कहीं ना कहीं स्टेबल है। और दूसरे कुछ बेस मेटल्स हैं जो कि नीचे ही हैं तेल के भाव के साथ साथ। सो द एंटायर कमोडिटी साइकिल इज नॉट पिकिंग अप टुगेदर, मतलब एक साथ सब नहीं चल रहे हैं। एंड ऑयल उसमें सबसे ज़्यादा लैग करेगा। प्रॉबेबली मुझे लग रहा है कि तेल का भाव नीचे में एक बार शायद $52-53 तक भी वापस जा सकता है अगले 6 महीने में। और शायद वहां से फिर बेस्ड ऑन द डिमांड पिकअप, ग्लोबल डिमांड पिकअप, अगले साल हम लोग धीरे धीरे फिर तेल के भाव में वापस इंप्रूवमेंट देखेंगे। ठीक है, तो तेल अभी तक तो फेवर में है और फेवर में रहेगा, लेकिन आगे देखते हैं कि स्थितियां क्या बदलती हैं। सर, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला था, यूएस डॉलर वर्सेस आईएनआर। सर, मैं देख रहा था कि डॉलर इंडेक्स तो 110 से 97 की रेंज पर आ गया, ऑलमोस्ट 12% टूट चुका, लेकिन हमारी करेंसी में इस तरह का मूवमेंट नहीं मिला कि हम 12% अप्रिशिएट हो गए हों एज़ कम्पेयर टू डॉलर, या हम अगर 5-7% भी अप्रिशिएट हो गए हों। सर, कोई ख़ास वजह, क्या रुपया सही में कमज़ोर है या हमने रखा हुआ है, मतलब आरबीआई का इंटरवेंशन ऐसा है कि रुपया कमज़ोर ही रहे ताकि हम एक्सपोर्ट मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहे, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट अभी वैसे ही टैरिफ की फ़ाइट कर रहे हैं। तो सी भारतीय देश जो है एक नेट इंपोर्टर ही है। वी हैव अ करंट अकाउंट डेफिसिट, या तो वो बढ़ सकता है या घट सकता है। इस करंट अकाउंट डेफिसिट को हम लोग फाइनेंस कैसे करते हैं? पोर्टफोलियो फ्लोज या एफडीआई से। पिछले साल कहीं ना कहीं हमारा एफडीआई इन्वेस्टमेंट भी जो ग्रोथ रेट है उसका काफ़ी कम हो गया। तो मुझे लग रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टिंग को किसी तरीके से किसी हद तक इम्प्रूव करना काफ़ी ज़रूरी है करेंसी मार्केट को संभालने के लिए। इसमें आरबीआई का भी रोल कुछ ऐसा रहा है कि आपने देखा पिछले 2 सालों में करेंसी को ज़्यादा गिरने देने से रोकने के लिए काफ़ी इंटरवेंशंस किए। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हमारे रिजर्व्स में थे उनको बेचा भी गया है। और फिर बाद में धीरे धीरे जैसे फॉरेन फ्लोज आए उनको वापस अक्यूमुलेट किया गया है। सो दैट वाज द पॉलिसी ऑफ द प्रीवियस गवर्नर, कि उन्होंने वॉलेटिलिटी मैनेजमेंट को अपनाया। और ये पॉलिसी स्टांस आई थिंक जब रघुराम राजन जी बने थे गवर्नर, तब से ये स्टांस रहा है कि वॉलेटिलिटी करेंसी में मैनेज की जाए, आइदर थ्रू स्वैप्स और थ्रू इंटरवेंशन। तो उसके बाद हमने करेंसी मार्केट्स में बड़े मूव्स नहीं देखे। बट आई थिंक मेरा ये सेंस है अभी के रुपये के मूवमेंट्स को देख के कि आपने देखा बहुत बड़ा स्विंग ऊपर की तरफ भी आया, फिर नीचे की तरफ आया।
तो काफ़ी बड़े स्विंग्स देखने लगे हैं। मुझे लग रहा है आरबीआई जो है करेंसी मार्केट में इंटरवेंशन जो है वो कम कर रहा है। एक तरीके से मैं मानता हूँ ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको करेंसी को अपना लेवल ढूंढने भी देना चाहिए। हर बार इंटरवीन करना या अपने रिजर्व्स बेचना भी हमेशा सही तरीका नहीं है। सही चीज ये होगी कि फॉरेन फंड फ्लोज जो इंडिया में है वो अब जाके इम्प्रूव हो, क्योंकि अगर डॉलर का भाव घट रहा है ग्लोबली, अगर डॉलर इंडेक्स घट रहा है, तो मानते तो हम लोग यही है कि इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आएगा। ओके, नॉट जस्ट इन इक्विटी बट ऑल्सो डेट। तो डेट मतलब जो इंडियन बॉन्ड मार्केट है, जिसको पिछले साल या 2 सालों में ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में भी इंक्लूड किया गया, उसमें भी अगर पैसा आता है तो आई थिंक फॉरेन इनफ्लोज इनटू इंडियन इक्विटीज एंड डेट कंबाइंड जो आएगा, वो कहीं ना कहीं रुपया को संभालने की कोशिश करेगा। तो पिछले हफ्ते में इनफैक्ट जब से बाजार में तेजी आई है, यू हैव सीन द रुपी स्ट्रेंथन, बट इट हैज नॉट येट गॉन बिलो द लो दैट इट मेड इन लास्ट मंथ्स। पिछले 2 महीने का जो बॉटम बना था वहां से ऊपर आया, बट उसके नीचे वापस नहीं गया है। मुझे लग रहा है अगले 1-2 हफ्ते में शायद चला जाएगा। बट आई थिंक फॉरेन फ्लोज विल हेल्प द करेंसी सिचुएशन। इतना इतना वीक भी नहीं है, बट इट डज रिक्वायर दैट हेल्प। फॉरेन मनी इज अ रिक्वायरमेंट फॉर करेंसी स्टेबिलिटी, क्योंकि हमारा जो नेट, जैसे मैंने बोला, वी आर अ नेट इम्पोर्टर, एंड दैट इज वाई द करेंसी डज टेंड टू अपीयर कि वो हमेशा वीक दिखती है। बट जब फ्लोज आ जाते हैं तब उसमें स्ट्रेंथ भी हमने कई बार देखी है। बिल्कुल सर, एफआईज फ्लो आ रहा है लेकिन स्पीड उतनी नहीं है। मतलब थर्सडे के सेशन में हमने देखा भले ही एफआईज ने 12,500 करोड़ की बाइंग कर ली, लेकिन अगर ओवरऑल मंथ में देखें तो सो फार अभी तक एफआईज ने करीब 7,000 करोड़ की ही बाइंग की है। जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि अगर हम बड़ी बाइंग देखें तो 20 जून को भी आई थी 7941 करोड़ रुपए की, लेकिन अगर पिछले 3 महीने का ट्रेंड उठाकर देखें तो ये आपको बड़ी बाइंग तो दिख रही हैं, लेकिन इसमें 2 बड़ी सेलिंग भी थी 20 मई 22 मई की करीब 15,000 करोड़ रुपए की, जिसमें एक दिन में 10,000 करोड़ बेच भी डाले। लेकिन अब एफआईज का हाथ भी खुल गया, वो इंडियन मार्केट में बड़ा ही चंक करते हैं। लेकिन रोहित सर, मैं 4 महीने का ओवरऑल डेटा देख रहा था तो एफआईज ने अभी भी नेट में, मार्च में भी नेट बायर थे, अप्रैल में भी, मई में भी, जून में भी अभी तक नेट बायर रहे हैं इंडियन मार्केट में, लेकिन 25,000 करोड़ भी पार नहीं हुआ उनका। लेकिन आप जो बोल रहे हो कि रुपी डॉलर को संभालने के लिए एफआईज फ्लो जरूरी है, कितना फ्लो चाहिए हमें? क्योंकि ये फ्लो अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर मंथ की उनकी सेलिंग से देखूं आफ्टर अक्टूबर, तो ये दिसंबर में कह सकते हैं कि केवल 17,000 करोड़ की एफआईज की सेलिंग थी, वरना आप फरवरी में देखो तो करीब 59,000 की सेलिंग एफआईज की, जनवरी में 87,000 से ज़्यादा की सेलिंग, नवंबर में 46,000 करोड़ की सेलिंग, और अक्टूबर में तो 1,14,000 करोड़ की सेलिंग। मतलब एफआईज अगर हम पिछले 8-10 महीने में उठाकर देख भी लें तो नेट सेलर रहे हैं और बड़े मोटे सेलर रहे हैं। तो कितना फ्लो चाहिए? अगर इतना फ्लो आ जाता है जितना उन्होंने आउटफ्लो किया तो रुपया कहाँ तक पहुँच जाएगा? तो सी कहीं ना कहीं अगर रुपी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगेगा तो आरबीआई भी वो डॉलर्स खरीदेगी एंड दे विल ट्राई टू स्लो इट डाउन। बट मैं सेंस कर रहा हूँ कि वापस 80 या फिर 78 तक भी जाने में कोई बड़ी बात नहीं है, इवेंचुअली जा ही सकता है। तो 2-4-5 रुपए स्ट्रांग होना नॉर्मल है, वो सपोर्ट भी करेगा। मंथली फ्लोज डेफिनेटली कम है, यहाँ से इजीली हम लोग 20 या 25,000 करोड़ के फ्लोज देखने की उम्मीद हमें करना चाहिए। लेट्स सी इफ इट हैपेंस, इट विल बी वेरी वेरी बिग। बट केस ज़रूर है कि अगर दुनिया में हाई ग्रोथ मार्केट है और फॉलिंग डॉलर एनवायरनमेंट है तो पैसा कहाँ जाना चाहिए? तो भारतीय देश में काफ़ी हद तक आना चाहिए, और मैं कह रहा हूँ कि भारतीय डेट में भी आना चाहिए। तो सिर्फ इक्विटी भी ना देखें, डेट में कैसे फ्लोज आते हैं उस पर भी नज़र रखें, बिकॉज दैट विल देन हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन इंटरेस्ट रेट्स। एंड एफडीआई फ्लोज जो कि इससे बाहर हैं, इक्विटी से बाहर ही है, अनरिलेटेड। एफडीआई फ्लोज अगर आ जाते हैं तो दैट इज़ अ बिग सपोर्ट, और वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट रहता है, वो पैसा जो है जल्दी से बाहर नहीं जाता। बिल्कुल, तो एफडीआई फ्लो और डेट फ्लो ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं एफआईज ओवरऑल फ्लो के लिए। लेकिन अब सर कुछ सेक्टोरल बात कर लेता हूँ। ऑटो इंडेक्स सर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है पिछले कुछ समय से, और सेल्स भी नहीं आ रही हैं, टैरिफ का भी हैंगओवर चल रहा है इन कंपनीज़ पर। बहुत सारे शेयर्स हैं जो रेंज में फंस गए हैं, चले हैं लेकिन रेंज में फंस गए हैं। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स हो गया, मारुति हो गया,
बहुत सारे शेयर्स हैं, हीरो मोटोकॉर्प हो गया जो कि अंडर परफॉर्मेंस जिनमें काफ़ी समय से रही है विज विज मार्केट। सर, लगता है कि ऑटो सेक्टर में कोई रिवाइवल के संकेत हैं, या आपको लगता है कि अभी ऑटो सेक्टर इसी तरह से इसी फेस में चलता रहेगा? नहीं, तो ऑटो सेक्टर कम्स इन व्हाट मैं कॉल करता हूँ कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव मतलब इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे घटता जाएगा, इनमें जो नेट बाइंग है, क्योंकि काफ़ी कुछ लोग लोन्स लेके कार्स खरीदते हैं, बाइक्स खरीदते हैं, तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी ज़्यादा रहती है। आई थिंक दी इवेंचुअल इम्पैक्ट उसका हम लोग देखेंगे आगे जाके। मैं इनफैक्ट ये भी मानता हूँ कि आरबीआई ने ऑल्दो दो इंटरेस्ट रेट्स करके इस बार बोला है कि अभी हमें देखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि और भी रेट कट्स आएंगे। कहीं ना कहीं अगर आप डिमांड पिकअप नहीं देखते हैं ऑटो सेक्टर में, तो वो फोर्स करेगा आरबीआई को कि आगे भी वो और रेट कट्स करे। और इन्फ्लेशन, जैसे हम लोग तेल और सब दूसरी चीज़ों की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन का दर कहीं ना कहीं आई डोंट थिंक दिसंबर तक बढ़ने भी वाला है। सो एज रेट कट्स कीप कमिंग, ऐसा एक ट्रिगर पॉइंट आता है जहाँ पे डिमांड डिमांड रिवाइवल वापस हमें दिखने लगता है। एंड एट दैट पॉइंट आई थिंक द ऑटो सेक्टर विल स्टार्ट शोइंग दैट परफॉर्मेंस। तो दे विल डू वेल। सिर्फ थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है। मुझे नहीं लग रहा है कि कंप्लीटली अंडर परफॉर्मर ही रह जाएगा। यू विल सी परफॉर्मेंस कम बैक टू द इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स एज अ होल। जी, रोहित सर, अब चूंकि यहाँ से आप ऑल टाइम हाई की बात कर रहे हैं मार्केट में, तो यहाँ से कौन से ऐसे सेक्टोरल इंडिसेस होंगे, सेक्टर होंगे जो कि मार्केट को आउट परफॉर्म करने वाले हैं, या इन लाइन विद मार्केट की जो ग्रोथ रहेगी उसके साथ चलेंगे? तो मैंने जैसे बताया कि कई जो सेक्टर्स पहले अच्छा काम कर रहे थे और जहाँ पे हम लोग ग्रोथ देखते हैं, यू गो बैक टू दोज सेक्टर्स, वेदर दे आर कंपनीज इन द ईएमएस स्पेस, whether they ओके। are in the power or renewable energy space, whether they are डिफेंस सेक्टर में, तो हमने देखा ही वापस रिवाइवल आ गया। और पीएसयूज भी, जिसकी हम लोग पहले बात कर रहे थे। और लास्टली मैं मेटल्स ऐड करूंगा। बट मुझे लग रहा है एक सेक्टर जिसने पिछले 2 सालों में अंडर परफॉर्म किया, जो काफ़ी हद तक आगे के समय में आउट परफॉर्म करेगा, वो रहेगा फाइनेंशियल सर्विसेज। और फाइनेंशियल सर्विसेज में बोलूँगा एनबीएफसी स्पेसिफिकली विल गिव हायर ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंक्स काम नहीं करेंगे, बट ओवरऑल अगर फाइनेंशियल सेक्टर चलता है तो एनबीएफसीज में आपको ज़्यादा रिटर्न आता है। तो फाइनेंशियल सेक्टर फॉर नेक्स्ट ईयर आई थिंक विल बी वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स। बट जितने पिछले सेक्टर्स थे इस बूम के, वो यूजुअली आगे भी जाके पार्टिसिपेट करते ही हैं, ऐसा हमने हर बुल मार्केट में देखा है। तो उनको भूल ना जाएं। वो वापस कहीं ना कहीं बाजार में अपना रुख ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है, तो सर ने बताया कुछ एक सेक्टर्स जो कि आउट परफॉर्म करेंगे, लेकिन बैंकिंग इंडेक्स या हम कहें बीएफएसआई स्पेस में अगर कोई पर्टिकुलर पॉकेट आउट परफॉर्म करने वाली है तो वो एनबीएफसी स्पेस होगी, जहां पर कि एक अच्छी रैली देखने के लिए मिलेगी। सर, एक लास्ट सेक्टर रह गया बस, आईटी सेक्टर, जिस पे मैं आपसे बस एक आउटलुक लेना चाहता हूं, क्योंकि ये अंडर परफॉर्मेंस दिखा है इस सेक्टर में। और जिस तरह से नेस्डेक चला है, अक्सर हम यही बोलते हैं कि नेस्डेक का वाइस वर्सा, हमारा नेस्डेक का बिल्कुल कॉपी पेस्ट होता है आईटी सेक्टर की। नेस्डेक चला तो आईटी सेक्टर भी चलेंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, या होगा इसमें ये थोड़ा लैग इफेक्ट के साथ चलेगा? नहीं चलेगा ज़रूर, बट मेरा व्यू जो है आईटी सेक्टर पे जनरली थोड़ा बहुत स्ट्रांग नहीं रहा है। मैं नहीं बोलूँगा कि नेगेटिव है, बट ये बोलूँगा कि इट विल अंडर परफॉर्म ऑल दी अदर सेक्टर्स। स्पेशली जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स हैं, उनको हम लोग तब खरीदते हैं जब कुछ नहीं चलता है, क्योंकि उनके जो ग्रोथ रेट्स हैं वो काफ़ी काफ़ी कम हैं, सिंगल डिजिट्स में। इन सम केसेस अर्निंग्स ग्रोथ जो है 9%, 10%, 12%, इस तरह के अर्निंग्स ग्रोथ के लिए आप उनको बहुत हाई वैल्यू नहीं दे पाते हो। बट जब कुछ नहीं चलता है तो आईटी चलता रहता है, और फिर हम लोग आईटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह का एक मूड है आईटी का। ये भी सच है कि आईटी सेक्टर जो है यूएस मार्केट के साथ साथ भी चलता है, तो वहाँ अगर चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं तो उसका इम्पैक्ट अपने ऊपर भी आना चाहिए। बट हमने ये भी बात करी शुरू में कि यूएस मार्केट विल सॉर्ट ऑफ अंडर परफॉर्म अदर मार्केट्स, तो ग्रोथ इज देयर, इट इज स्लो। आईटी में आपको करना क्या पड़ेगा कि बहुत ही सेलेक्टिव स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे हाई ग्रोथ है। तो पूरे आईटी सेक्टर को आप अगर पकड़ने जाएंगे या लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स को पकड़ने जाएंगे, आपका शायद मार्केट से रिटर्न पीछे ही रहेगा। पर्टिकुलर स्टॉक अगर आप निकाल सकते हैं जहाँ पे ग्रोथ के ट्रिगर्स हैं,
तो आप जरूर सोच सकते हैं कि चलो ये एक शेयर है आईटी में जो जिसमें मैं निवेश करना चाहता हूँ। बट ओवरऑल एज अ सेक्टर मुझे लगता है कि अंडर परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो आईटी सेक्टर से अभी ज़्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब परफॉर्म करेगा, लेकिन परफॉर्मेंस उतनी नहीं आएगी जितनी कि अक्सर करता रहा है। रोहित सर, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन टाइम लिमिट है और आपसे बात करके बहुत कुछ अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। आज की बात फ़िलहाल यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर किसी दिन आपसे इन्हीं बातों को और आगे अगले स्तर पर लेकर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। बिल्कुल, शुक्रिया विवेक जी। थैंक यू। तो ये थे रोहित सर जिन्होंने कि बताया कि देखिए, एक तो मार्केट ऑल टाइम हाई पर जा रहा है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मिड कैप स्मॉल कैप का नंबर आ गया है, अब लगभग तैयार हो जाइए आप अपने पोर्टफोलियो में ग्रीन मार्क देखने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश कहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।